नमस्कार जोहार, मैं शंकर पाठक उर्फ पाठक बाबा कृषि दर्शन के इस नए अंक में फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन पहले आप देखिए ये कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अपने मवेशियों का बीमा कराकर पशुपालक हो सकते हैं लाभान्वित। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कर रही है पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निशुल्क जांच। मूंगफली के दानों को आसानी से और कम समय में छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। पशुपालन के दौरान कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि बीमारी या किसी अन्य कारणवश पशुओं की असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई जाती है। संकर और देसी नस्ल के दुधारू पशुओं का बीमा कराकर किसान निश्चिंत होकर दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। राज्य के पशुपालक अब अपने पशुओं के बीमारियों और उनके कारणों का पता लगा सकते हैं और समय रहते उनका इलाज भी करा सकते हैं। राजधानी रांची के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निशुल्क जांच किया जाता है। पशुपालक अपने पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच कराकर पशु के बीमारी जानकर उचित इलाज करा सकते हैं। खरीफ में जो किसान भाई मक्का लगाना चाहते हैं, उनके लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा मक्का के अनुशंसित प्रभेद हैं गंगा, K25 और कंचन। ये प्रभेद खासकर झारखंड प्रदेश के लिए अच्छी मानी जाती है। राज्य के कृषक मक्का के इन प्रभेदों को लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गंगा, K25 और कंचन ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। ये झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करते हैं। लगभग 80 से 85 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 35 से 40 क्विंटल मक्का की उपज पाई जा सकती है। खरीफ मक्का के अंतर्गत जो है गंगा 5 और K25 जिसको कि यहाँ किसान भाई कंचन कहते हैं, वो सब प्रभेद का चुनाव करें जो कि यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जिससे कि उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में फसल के साथ साथ अपने पाले गए मवेशियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो बकरी पालक अपने बकरियों के खान पान इत्यादि का किस प्रकार प्रबंधन करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो अपने बकरियों का बरसात में खास ख्याल करें। बकरियों को अत्यधिक हरा चारा का सेवन ना करने दें, क्योंकि इनसे इंटेरोटॉक्सिमिया नामक की बीमारी हो सकती है। इनसे बचने के लिए पशुओं को नियमित और संयमित ही हरा चारा का सेवन करने दें। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। जी हां, आज के इस अंक में भी हम मिलवाते हैं ऐसे ही एक किसान से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की। आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। श्रीवेदी ते एसपुरे अलिंग एतोलिंग दिखिरा एसपुरे लिंग समझा है ना ची श्रीवेदी रे चिलके पाइटी उबावा अंडो चिलके बाबा रुवाय रे बाबा पूरे उबावा अंडो नेत चिलके अबू उत्पादन उबावा नेत चिना चिना अबू पाइटी है श्रीवेदी रे इनरे लाभ बुनामिया इनरे अलिंग इंताते तो किडालिंग
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के भाव स्थिर हैं। दलहनी अनाजों में थोड़ी नरमी आई है। अन्य अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दाम सामान्य रहे। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपये से लेकर अधिकतम 2500 रुपये। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपये से लेकर अधिकतम 4200 रुपये। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपये से लेकर अधिकतम 1700 रुपये। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपये से लेकर अधिकतम 7100 रुपये। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपये से लेकर अधिकतम 5200 रुपये। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपये से लेकर अधिकतम 4100 रुपये। चीनी न्यूनतम 3400 रुपये से लेकर अधिकतम 3600 रुपये। आलू न्यूनतम 600 रुपये से लेकर अधिकतम 800 रुपये। और प्याज न्यूनतम 1600 रुपये से लेकर अधिकतम 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हालचाल, साथ में कृषि की नई तकनीक और उपकरण की जानकारियां भी आपको मिली। कृषि की महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक अल्प विराम का। आप देखिए संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ये हैं श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। विराम के बाद कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत है। जोहार पाठक बाबा। अरे जोहार जोहार। लगता है हमें आने में देर हो गई। विलम्ब से आने के लिए क्षमा मांगते हैं पाठक बाबा। अरे कोई विलम्ब नहीं हुआ, हम तो अपने किसान भाई बहनों को एक विशेष जानकारी से रूबरू कराने जा रहे थे। विशेष जानकारी? विशेष जानकारी क्या है पाठक बाबा? वो विशेष जानकारी है पोषण वाटिका में पौध प्रबंधन कैसे करें। अच्छा। यही जानकारी देने जा रहे थे उनको। अच्छा। तो आओ इस संबंध में और विस्तार से जानकारी दिलवाते अपने विशेषज्ञ श्रीमती चंचला कुमारी जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। आज के युग में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चूंकि खेती हमारा पारंपरिक व्यवसाय है
और इसमें महिलाओं की भागीदारी शुरू से ही है, इसलिए इनका कार्य हर क्षेत्र में सराहनीय है। कृषि जगत में नवीनतम तकनीकों और सरकार के प्रयास से खेती करना आज के समय में आसान और फायदेमंद साबित हो रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान है और अगर इसका उत्पादन घर में ही हो तो हम अपनी बहुत सारी आवश्यकताएं घर से ही प्राप्त कर सकते हैं। घर के आसपास खाली पड़ी जमीन पर रोज इस्तेमाल होने वाली सब्जियों का उत्पादन ही पोषण वाटिका कहलाता है, जिसकी महत्ता को आज की महिलाएं समझ रही हैं। चूँकि इसके उत्पादन में रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग होता है और हमारी सब्जियों का देख-रेख भी ठीक ढंग से हो जाता है। पोषण वाटिका वह वाटिका है जो हमारे पास घर के लगे हुए जो जमीन बचे हुए होते हैं, जिसमें कि हम रोज इस्तेमाल होने वाले सब्जियों का खेती करते हैं, उसे ही हम पोषण वाटिका कहते हैं। और यहाँ पे पौध प्रबंधन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जब तक हम किसी भी सब्जी का या किसी भी तरकारी का या वेजिटेबल्स का अगर हम उसका नर्सरी नहीं तैयार करते हैं या नर्सरी हमारा मतलब स्वस्थ नहीं रहता है, नर्सरी ही जब स्वस्थ नहीं है तो हमारा किचन गार्डन जो है, पोषण वाटिका जो है वो बहुत प्रभावित होता है। तो पोषण से है कि वही कि हम अगर हमारे किचन में आज जो सब्जी बननी अगर हम अपने किचन गार्डन से तोड़ के ले जाते हैं और बनाते हैं उसका पोषक तत्व, और हम जो बाजार से जो सब्जी खरीद के लाते हैं उसका पोषक तत्व, दोनों में अंतर होता है। यह अंतर इसलिए होता है कि जो हम अपने पोषण वाटिका में, अपने किचन गार्डन में, अपने न्यूट्रिशन के लिए जो हम खेती किए हुए हैं उसमें हम अपने हिसाब से कम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और उचित मात्रा में खाद, यानी कि हम जो है रसायन का प्रयोग ना करके हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो पोषक तत्व है और पोषक तत्वों से ज्यादा होता है। पोषण वाटिका में सब्जियों के उत्पादन हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें जमीन का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। सब्जियों के उत्पादन के लिए ऊंची जमीन हो जो कि छायादार हो। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट से उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने की आवश्यकता होती है। उन्नत बीजों का चयन तथा बीजों को बेवस्टीन से 2 ग्राम प्रति केजी की दर से बीजोपचारित कर लेने से हमारे सब्जियों के बीज स्वस्थ हो जाते हैं और मिट्टी जनित रोगों से हमारे बीज बच जाते हैं। कभी भी नर्सरी बनाते समय आप एक छायादार जगह का चुनाव करें और वो ज़मीन जो है और ज़मीन से थोड़ी सी ऊंची हो, और वो जो ज़मीन जहाँ पे हम नर्सरी बना रहे हैं और ज़मीन से थोड़ी सी उपजाऊ हो। अगर आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो आप उसमें गोबर की खाद मिलाइए, केचुआ की खाद मिलाइए और उस ज़मीन को उपजाऊ बनाइए और तब उसमें बीज डालिए। लेकिन यहाँ पे बीज डालते समय आप 2 बातों का विशेष ध्यान रखें कि हम जो बीज ले रहे हैं वो बीज जो है एक्सपायरी ना हो, यानी कि उसका जो है तिथि ख़त्म ना हो गई हो। और दूसरी बात, नर्सरी बनाने से पहले हम उस बीज का बीजोपचार करें। अब किसान भाई यहाँ पे बीजोपचार क्या है, तो बीजोपचार के लिए क्या है, सबसे पहले अगर हम बेविस्टिन से सब्जियों के बीज का बीजोपचार करते हैं तो बीजोपचार करने के लिए अगर आप 1 केजी बीज ले रहे हैं तो उसमें मात्र 2 ग्राम जो है बेविस्टिन का इस्तेमाल करें। इसके बाद नर्सरी तैयार करने की विधि की जानकारी जरूर होनी चाहिए। नर्सरी के लिए वैज्ञानिक विधि जिसमें लो टनल, पॉलीटनल, सेडिंग नेट या प्रो ट्रे के इस्तेमाल से हमारे सब्जियों के बिचड़े स्वस्थ रहते हैं और किसानों के सुविधा के लिए इन वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण सरकार द्वारा समय समय पर दिया जाता है। नर्सरी बनाने के लिए 2-4 विधियां यहाँ पे आ रहे हैं जिसका यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी। पहला तो ये, अगर आप नर्सरी बना रहे हैं तो एक लो टनल होता है, पॉलीटनल होता है, सेडिंग नेट होता है या तो प्रो ट्रे होता है। इन सब चीज़ों में जो नए टेक्नोलॉजी, नए टेक्निक जो आए हैं इसमें कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर नर्सरी तैयार करने से पहले किसान बीज खरीदते वक्त पैकेट पर बीज का तिथि का निर्धारण अवश्य कर लें, अन्यथा सब्जियों के उत्पादन क्षमता में काफी फर्क पड़ता है। बीज खरीदते समय अगर आप पैकेट का कोई खरीद रहे हैं तो उस पे एक तिथि लिखी हुई होती है कि कब बनी है और कब इसकी तारीख खत्म हो जाएगी। तो किसान भाई खरीदते समय इतनी थोड़ी सी जागरूकता दिखाएंगे तो वो अपने उत्पादन से कभी नुकसान नहीं होगा उनको। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे आसान और कारगर तकनीक प्रो ट्रे विधि से सब्जियों का बिचड़ा तैयार करना है। इस ट्रे में छोटे छोटे खाने बने होते हैं जिसमें बराबर मात्रा में मिट्टी, बालू और गोबर खाद मिलाकर बीजों को अंकुरित करते हैं, या बाजार में आसानी से उपलब्ध डिस्पोजल ग्लास का प्रयोग कर बीजों का सही तरीके से अंकुरित कर सकते हैं।
प्रो ट्रे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम पौध जो है एक बराबर मात्रा में हम उसमें एक बालू और एक FYM गोबर की खाद, अगर गोबर की खाद नहीं है तो केचुआ खाद, कोई भी चीज़ का बराबर एक प्रपोर्शन, एक समानुपात मात्रा में 2:1 का भाग मिलाते हैं। यानी कि मिट्टी 2 भाग और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1 भाग, दोनों को बराबर मिला के और उस ट्रे में हम भर लेते हैं। उसका एक एक बीज उस खाने में डालते हैं। ज़रूरी नहीं है किसान भाई, अगर आपको प्रो ट्रे नहीं मिल रहा है या ना समझ में आ रही हो तो आप बाज़ार में जो पानी पीने के लिए जो डिस्पोजल गिलास आते हैं उसमें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं और हर एक गिलास को भर लीजिए बराबर मात्रा में और एक बीज डाल दीजिए उसमें। 21 से 22 दिनों के बाद बिचड़ा तैयार होने के बाद खाली बचे जमीन पर इसकी बुआई कर देते हैं। बुआई करने से पहले जमीन को 4 से 6 टुकड़ों में बांट देने से सब्जियों की देखभाल भी सही तरीके से होती है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर पोषण वाटिका से हम सब्जियों का उत्पादन प्राप्त कर ज्यादा से ज्यादा दैनिक उपयोग होने वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर लाभ उठा सकते हैं। खेत की तैयारी करते समय आप क्या कीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास आधे कट्टे का खेत है और आधे कट्टे के खेत को आप उसमें एक फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उस जमीन के टुकड़े को आप 4 या 6 भाग में बांट लीजिए। यानी कि अगर आप आधे कट्टे का जमीन का प्लॉट ले रहे हैं तो उसमें हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिला के तब हम पौध को ट्रांसफर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी? आज की जानकारी तो सचमुच बहुत ही बढ़िया थी पाठक बाबा। पोषण वाटिका में पौध प्रबंधन कैसे हो, इसकी जानकारी तो हमें विस्तार से नहीं थी। अब हम कह सकते हैं कि इसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी हो गई। हाँ, तो इसी बात पर लेते हैं फिर से एक अल्प विराम। तो आप देखें ये संदेश। का कृष्णा कल काहे नहीं आए थे? काहे में मालिक? का है ढेर चर्बी चढ़ गया का? अरे कहाँ रे बल्लो, काहे डांट रहे हो? देखिए ना भैया, कृष्णा कल काम पर नहीं आया था। अरे तेरा बाप का खेत है, जब मन किया है जब मन किया नहीं है। मालिक, बेटे को बुखार हो गया था मालिक, उसको दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल ले गए थे मालिक, इसलिए नहीं आ सके मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए मालिक, हम कुछ नहीं जानते हैं, तेरा पगार से पैसा कटेगा। काट लिया पैसा, चल। कृष्णा, मास्टर जी आप? अरे तेरे पास तो अपना खेत है ना, फिर तू जमींदार के खेत में मजदूरी क्यों करता है? काहे का खेत मास्टर जी, छोटका सा तो खेतवे है, उसमें खेती बाड़ी करते हैं, वो खाने ही में खत्म हो जाता है। तुम कृष्णा, तुम्हारा खेत इतना ही छोटा है तो तू उसमें मत्स्य पालन कर ले। मत्स्य पालन? हाँ, तू अपने खेत को खुदवाकर उसे छोटे तालाब के रूप में तब्दील कर दे और उसमें मछली पालन कर। मछली पालन में बहुत पैसा है, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हें जमींदार के खेत में जाकर मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो ठीक कहा मास्टर जी, अब दूसरों के खेत में काम करना बंद और मत्स्य पालन शुरू। पाठक बाबा, मेरे काका बरसाती प्याज की खेती के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे तो तुम दे देना ना उसकी जानकारी बढ़िया से। अरे लेकिन उकुन कुछ नहीं, यहाँ से जानकारी लेकर जाना और अपने काका को देना। तो आओ बरसाती प्याज की खेती कैसे करें इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते अपने विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार वाढेर। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी। आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि प्याज यानी कि बरसाती प्याज की खेती हम कैसे करें, किस तरीके से करें और इस प्याज की खेती करने का समय क्या है। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें बताएं कि बरसाती प्याज की खेती की क्या क्या संभावनाएं हैं झारखंड में। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बरसाती प्याज की क्या संभावना है झारखंड में, तो आपको बता दूं कि हमारा झारखंड की जो मिट्टी है सैंडी मिट्टी है, यानी यहाँ की मिट्टी में बालू की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी दोनों झारखंड की बरसाती प्याज के लिए काफ़ी अनुकूलन है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज हमारे जीवन में काफ़ी उपयोगी है। हम उसको सलाद के रूप में, हम उसे अपने सब्जी के रूप में, हम उसे मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं और औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे गठिया वायु होता है तो हम उसको खाने से हमारे काफ़ी संभावनाएं कम हो जाती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और संभावनाओं की हम बात करते हैं तो
जैसे कि प्याज की खेती हम लोग जाड़ों में करते हैं किसान भाई झारखंड में, और जाड़ों में जो खेती करते हैं उनका जो बाज़ार मूल्य अच्छा नहीं मिल पाता है, लिहाजा उनको नुकसान होता है। तो ऐसे में अगर बरसात में प्याज की खेती करेंगे तो उन्हें काफ़ी लाभ होगा। तो उनमें क्या क्या स्टेप हैं, छोटी छोटी सावधानियाँ बरतनी होंगी। जैसे सबसे पहला स्टेप होता है हमारा बरसाती प्याज की खेती का नर्सरी प्रबंधन हुआ, कैसे उसकी पौध तैयार करें, बीज कौन सा लगाएं, कितनी दूरी पे लगाएं, ये छोटी छोटी तैयारियां आपको ध्यान कर रखनी होंगी। तो हम एक एक स्टेप करके आपको बता रहे हैं। जैसे बीज प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन, तो नर्सरी प्रबंधन कैसे करें, तो किसान भाइयों सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हम जो प्रजाति लगा रहे हैं वो उस प्रजाति का चयन करें जो बरसात में होती है। जैसे अर्का निकेतन जो है हमारी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से निकली हुई प्रजाति है। अर्का कल्याण, ये प्रजाति भी बेंगलोर से निकाली गई है। एग्रीफाउंड डार्क रेड, ये भी प्रजाति बिहार और झारखंड के लिए रिकमेंडेड है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। एक नासिक 53 जो कि बाजार में उपलब्ध रहती है, इसको नाफेड 53 के नाम से भी जानते हैं, ये प्रजाति भी आप लगा सकते हैं। इस चारों पांचों प्रजातियों से कोई भी प्रजाति का आप चयन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रजाति बाजार में उपलब्ध है उनका चयन नहीं करना है, क्योंकि वो जाड़ों की प्रजातियाँ, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्याज का बीज आपके पास जब उपलब्ध हो जाता है तो हम सबसे पहले चयन करते हैं, एक जहां हम पौधशाला लगाने जा रहे हैं उस स्थान का चयन करेंगे। स्थान का चयन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोगों को सब जानते हैं कि सब्जी की खेती जब वो करने जा रहे हैं, पौधशाला लगाने जा रहे हैं, तो सारे लोग कहते हैं कि ऐसी जगह का चयन कीजिए जहाँ धूप आती हो, लेकिन इसमें हम थोड़ा हट के कहेंगे, इसमें थोड़ा सा यही ध्यान देना होता है कि बरसाती प्याज की जब पौधशाला प्रबंधन कर रहे होते हैं तो ऐसी जगह का चयन करते हैं जहां 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच जो धूप का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है तब छाया आनी चाहिए। अन्यथा जब मई और जून के महीने में नर्सरी आप डालेंगे तो हमारा बर्न करने का डर रहेगा, जलने का डर रहेगा। अगर ऐसी जगह का चयन करेंगे जहाँ छाया आए 12 से 2 के बीच में, किसी बड़ी इमारत की या किसी बड़े पौधे की, अगर ऐसा जगह आपको नहीं मिल पाता है तो शेडिंग नेट का प्रयोग करेंगे। बांस का बना हुआ एक टनल बना लेंगे, उसमें एक छायादार जाली आती है, बाजार में उपलब्ध रहती है, 75% के नाम से आती है वो। इसका मतलब होता है कि आपकी जो किरणें आ रही हैं, यूवी किरणें जो आ रही हैं उनको 75% कम कर देगी, यानी कि अंदर छाया उत्पन्न करेगी। उसमें आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो बीज आपके पास उपलब्ध है सबसे पहले उसको बोविस्टीन नामक दवा आती है बाजार में, पीली दवा बोलते हैं, या कैप्टान, थीराम या आपका ट्राइकोडर्मा, ये फंजीसाइड दवा होती हैं। इनका क्या करेंगे, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करेंगे बीज को। बीज शोधन कहते हैं इसको। बीज शोधन करने का तरीका होता है, प्लास्टिक की पॉलीथीन ले लीजिए, उसके ऊपर बीज को बिछा दीजिए और उस दवा को हल्के हल्के ऐसे हाथ से बुरक दीजिए, पॉलीथीन पहन लीजिए, उसको धीमे धीमे मिलाइए, जैसे बालू और सीमेंट को मिलाते हैं मकान बनाते समय। जब ऐसे मिल जाएगा तो देखेंगे पीले कलर की एक लेयर उस पौधे के बीज के ऊपर जो चढ़ जाएगी, और उसको छाया में सुखा लीजिए, तो देखेंगे हमारा बीज लगाने के लिए तैयार हो गया है नर्सरी में। तो जब पौधशाला की नर्सरी में हम जाएंगे तो उसको 10 सेंटीमीटर क्यारी को उठा लेंगे। उठाने के बाद उसमें सीधी रोपाई करेंगे, सीधी हम उसमें लाइनिंग करेंगे, और बीज से बीज की दूरी 3 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 2 सेंटीमीटर हम बीज को डालेंगे। ये सब डालने के बाद उसके ऊपर हम एक पतली लेयर लगा देंगे गोबर की खाद की। गोबर क्या, सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, छनी हुई, जिससे कि उसके गर्मी उत्पन्न हो और उसका जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा हो, और पानी की पर्याप्त मात्रा हम उसमें देते रहेंगे। ये सब करने के बाद हम देखेंगे 10 से 15 दिन में हमारा पौधा निकलना शुरू होगा, और 30 से 40 दिन का जब पौधा हो जाता है वो रोपाई के योग्य हो जाता है। और उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे छोटे पौधे नर्सरी में जब होते हैं तो उनको एक खाद की ज़रूरत पड़ती है, उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। किसान प्राय देखा जाता है कि यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, DAP का छिड़काव कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पौधे होते हैं छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, उनको हम यूरिया पोटास डाई नहीं दे सकते हैं। उनके लिए विशेष प्रकार का खाद आता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, इस तरह के पर्याप्त पोषक तत्व आते हैं। ऐसे ही छोटे पौधों के लिए एक एग्रोमिन नामक से खाद आता है, लिक्विड होता है, 1 लीटर का लिक्विड आता है, 10 ml 1 लीटर पानी में घोल के हम उसको डालेंगे वीकली इंटरवल, यानी हफ्ते में 1 बार हम डालेंगे। तो हमारा जो पोषक तत्व है एग्रोमिन में क्या होगा, बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं। एक NPK आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश 20-20-20, यानी नाइट्रोजन की मात्रा 20%, फास्फोरस की मात्रा 20%, पोटाश की मात्रा 20%। वो पानी में घुलनशील होता है, वो विभिन्न कंपनियां विभिन्न नाम से बनाती हैं, वो आप खरीद लीजिए। उसका भी हम क्या करेंगे, 10 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में डालेंगे। इन दोनों को घोल को हम हफ्ते में 1 बार डालेंगे, तो हमारे पौधे का वृद्धि और विकास अच्छा होगा। और वृद्धि विकास जब अच्छा होगा तो पौधे में कीड़ों से, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, लिहाजा किसान को ज़्यादा मात्रा में लाभ होगा। जब पौधा हमारा 40 दिन का हो जाता है तब उसको हम खेत में ले जाते हैं, तब उसकी रोपाई करते हैं। रोपाई करने के लिए सीधा सा तरीका रहता है, जैसे आप प्याज की खेती करते हैं जाड़ों में, खेत की तैयारी उसी तरीके से करेंगे, बट
हमको ध्यान रखना होगा कि हमारे जिस ज़मीन में लगाने जा रहे हैं उस ज़मीन का ढलान कैसा है। ऐसा नहीं हो कि हमारी ज़मीन जो जिसको हम एक टाँड़ होती है, एक मीडियम होती है, झारखंड में एक नीचे वाली ज़मीन होती है जिसमें धान लगाते हैं। निचली ज़मीन में हमको प्याज नहीं लगाना, ध्यान रखें, क्योंकि पानी जमेगा तो हमारा प्याज गल जाएगा। हम टाँड़ का प्रयोग कर सकते हैं, मीडियम लैंड का प्रयोग कर सकते हैं, जो ढलानू ज़मीन होती है। ऐसी ज़मीन पे प्याज लगाने से फ़ायदा होता है क्योंकि उसके जो प्याज के बल्ब होते हैं वो ज़मीन के अंदर बनते हैं। पानी कम मात्रा में चाहिए होता है, पानी जितना चाहिए वो एब्जर्व कर लेते हैं, बाकी पानी हमारा स्लिप हो जाता है, यानी पानी बह जाता है और हमारे बल्बों का आकार अच्छा बैठता है। तो हम ऐसी ज़मीन का चयन करेंगे जो बलुई मिट्टी वाली हो और ढलान ज़मीन हो, और उसके बनाने के बाद हम 2 तरीके से इसको हम रोपाई कर सकते हैं पौधों को। पहला तरीका होता है जैसे आलू की मेड़ी बनाकर हम लगाते हैं। मालूम चला कि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, पानी रुकने का डर रहता है, तो वहाँ मेड़ी बनाकर हम प्याज को लगाएंगे। दूसरा, जहाँ मालूम है कि पानी कम पड़ता है या पानी जमने का डर नहीं है, तो वहाँ प्लेन में भी लगा सकते हैं, समतल ज़मीन में भी प्याज की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करते समय ध्यान क्या रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी, यानी कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर पर हम प्याज लगाएंगे। और धीमे धीमे देखेंगे हमारा प्याज बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसमें खाद उर्वरक की मात्रा समय समय पर देते रहेंगे। हमारा प्याज जब अच्छा बैठ जाएगा तो देखेंगे जब 70% हमारा पौधा ऊपर से सूख गया है, उसका 90 से 100 दिन के बाद कटाने योग्य हो गया, तब उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अक्टूबर नवंबर महीने में हार्वेस्टिंग जो करेंगे तो मार्केट में उसका वैल्यू अधिक मिलेगा, मूल्य अधिक मिलेगा, जिससे किसान को मुनाफा ज़्यादा होगा। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बरसाती प्याज के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से हमारे किसान भाई बहन जरूर लाभ उठाएंगे। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपको किसी संबंधी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें निसंकोच लिख भी सकते हैं। हम अपने कुशल विशेषज्ञों से आपको सभी जानकारी दिलवाएंगे। इसके लिए लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।